ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर का सीपीयू वाला कंसेप्ट जो था वो पूरा कंप्लीट क्लियर किया था। चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड ऑल। नेक्स्ट मैंने बताया था कि आपका जो भी चैप्टर का टॉपिक है वो मेमोरी रहेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेमोरी के बारे में। तो आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं मेमोरी का, जिसमें आपके टॉपिक जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स है मेमोरी की, उसके बाद एक लिटिल डिफरेंस है आपका कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी और सेकेंड मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम उसका डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो इतना आपके इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी से। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का कंप्यूटर मेमोरी। हमारा जो चैप्टर का नाम है जैसे कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर मेमोरी हमारी एज अ फिजिकल डिवाइस हम लोग इंडिकेट करते हैं। फिजिकल डिवाइस क्योंकि हमारे जो कंट्रोल यूनिट है जो हमारे सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, उसी में एक छोटा सा फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। इसलिए इसको एज अ फिजिकल कंपोनेंट क्या डिनोट किया जाता है कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर मेमोरी एज अ फिजिकल डिवाइस वर्क करता है हमारा। और जो हमारा कैपेबल होता है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो मेमोरी जैसे उसका नाम है वैसे ही हमें पता पड़ रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना होता है। जैसे ही हमें पता पड़ गया कि हाँ एक फिजिकल कंपोनेंट में इंक्लूड होता है जो डेटा को स्टोर करता है, यानी डेटा यानी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो इस इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करता है या तो टेम्पररी या फिर परमानेंटली। जो टेम्पररी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है उसको हम रैम के नाम से जानते हैं, और जो परमानेंटली इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है उसको रोम के नाम से जानते हैं। बट रैम और रोम का कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले हम लोग को डेटा की टेम्पररी और परमानेंसी के बारे में जानना होगा, यानी मेमोरी के बारे में पहले हम जानेंगे। ओके, तो जैसा कि हमें पता पड़ गया था कि कंप्यूटर मेमोरी हमारे इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जो कि एक फिजिकल कंपोनेंट में इंक्लूड होता है। पर प्रोग्राम जो होता है हमारा, या जो भी डेटा हो गया, प्रोग्राम हो गया, जो भी हमारा है, वो प्रोसेसर जो है मेन एज अ मेन मेमोरी स्टोर करता है। यानी जब भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है तो उसको हम रैम या रोम या प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे स्टोर नहीं कर रहे होते, उसको हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में हमारे जो डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब वो मेन मेमोरी क्या होती है, उसको हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। याद रखना, जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रोसेसर स्टोर करता है या रखता है अपने पास, वो हमारे किस में रखे जाते हैं, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। और मेन मेमोरी क्या होती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी के दो टाइप होते हैं हमारे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, सेम टाइप की मेमोरी नहीं होती हमारी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के टाइप क्या होते हैं, मेमोरी किस टाइप का डेटा स्टोर करती है, और आगे चैप्टर जैसे रीड करेंगे वैसे हमें पता पड़ेगा। तो ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम और रोम। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि टेम्पररी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज के बारे में, तो उसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पूरा कंसेप्ट। ओके, तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी। और ये प्राइमरी मेमोरी कहाँ से आया, मेन मेमोरी से, जिसको प्रोसेसर क्या करता है, अपने पास रखता है, यानी स्टे करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है। क्लियर है इतना। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी में जैसे हमें पता था कि प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रोम और रैम। तो प्राइमरी मेमोरी में रोम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रोम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, सबको पता है, स्टार्ट छोटे में पढ़ा होगा रोम और रैम में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बट जो रोम होता है वो डेटा को या इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से परफॉर्म करता है या किस तरीके से स्टोर करता है, यानी जो रोम है वो डेटा या इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करता है। परमानेंटली क्या करता है, परमानेंटली जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, परमानेंटली स्टोर करके रखता है। इतना याद रखना कि रोम का काम जो होता है वो परमानेंटली टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। बट ये मोस्टली जो हमारे रोम होता है वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को ही परफॉर्म करता है, लाइक ये टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म
नहीं करता है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट से रिलेटेड आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे, माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर या कोई भी डिवाइस ने उसको मैसेज दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा, रोम का होगा। ओके, इसलिए हम उसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, जो एक चिप है, इंटीग्रेटेड चिप है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही स्टोर होती है। ओके, उसके बाद जो रोम होता है हमारा, उसको यूज़र मॉडिफाइड नहीं कर पाते हैं। जो यूज़र मॉडिफिकेशन होता है वो अलाउ नहीं होता रोम में, क्योंकि रोम हमारा इंटरनल पार्ट होता है मेमोरी का, और इंटरनल पार्ट को यूज़र मॉडिफाइड नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी बात ये नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये चेंज नहीं होता है, यानी अगर आपका कंप्यूटर, आपने कोई टास्क दिया है या कोई इंस्ट्रक्शन दिया है और कंप्यूटर क्या हो गया उस टाइम, रिमेन्स शट डाउन, कंप्यूटर शट डाउन हो गया है, बट इसका कंटेंट जो होगा वो सेम रहेगा, रिमेन रहेगा। आपने कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है, कंप्यूटर अपना पावर लॉस कर देता है, उसके बाद भी उस डेटा को क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखेगा। जैसे ही वो कंप्यूटर अपने सेम पोजीशन में रिटर्न आएगा वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। इसलिए याद रखिएगा, जो रोम होता है आपका वो किस तरीके की मेमोरी होती है, आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्लियर है इतना कि रोम क्या होता है? रोम आपके परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, स्पेशली जो भी आपके हार्डवेयर इक्विपमेंट या हार्डवेयर कंपोनेंट से टास्क दिए गए हो या एग्जीक्यूट करने के लिए बोले गए हो, और उस स्पेशली यूज़र मॉडिफिकेशन नहीं है, यूज़र उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकता है, और उसके बाद ये रीड इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है ओनली आपके। ओके, और नॉन वॉलेटाइल होता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता, ये रिमेन रहता है, यानी सेम रहता है आपका। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोबारा से रोम के बारे में कि रोम होता क्या है। ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर जो हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम के साथ आते हैं, यानी रोम चिप जो होती है वो ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर सिस्टम में मैन्युफैक्चरर के टाइम पे ही आती है। इतना क्लियर हुआ कि प्राइमरी मेमोरी भी हमारी दो टाइप की होती है, एक रोम होता है, एक रेम होता है। ओके, तो रोम क्या होता है, रीड ओनली इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है, जो भी हार्डवेयर इक्विपमेंट हमें देते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़र को परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। उन सारे टास्क को कौन परफॉर्म करता है, रोम परफॉर्म करता है। ओके, तो रोम जो होता है वो हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी चेंज नहीं होता है और यूज़र मॉडिफाइड नहीं होता है। पर हमारी कुछ कैटेगरी है रोम में जो अलग अलग काम करती हैं, यानी अलग अलग प्रोग्राम के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम रोम की कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि रोम की कितनी कैटेगरी होती है। सबसे फर्स्ट पी रोम यानी प्रोग्रामेबल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है आपका डबल ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, उसके बाद है आपका फ्लैश रोम। ये हमारा करंटली में हम लोग जो रोम यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैश रोम यूज़ कर रहे हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। रोम के टाइप होते हैं पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश रोम। पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ईपी रोम जो होता है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद डबल ईपी रोम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी, जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके वर्क हैं। याद रखना, रोम जो है आपका वो क्यों यूज़ होता है, रीड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है मोस्टली। जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम हमें टास्क जो यूज़र हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए बोलता है, वो सारे टास्क कौन, रीड ओनली मेमोरी के थ्रू परफॉर्म होते हैं, जो वॉलेटाइल मेमोरी है। ओके, मैंने अभी बताया था आपको कि यूज़र मॉडिफाइड नहीं है, बट जब पीरोम आई यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आई तो हमें पता था कि जो रोम है वो यूज़र मॉडिफाइड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ना उसको दोबारा लिख सकता है यानी राइट कर सकता है, उसको बना नहीं सकता। बट इस टेक्निक में पी रोम में यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में यूज़र कैन मॉडिफाइड वंस, यानी यूज़र जो है आपका वो पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को एक बार क्या कर सकता था, मॉडिफाइड कर सकता है। कब, मैन्युफैक्चर के बाद में, यानी जो प्रोग्राम उसमें रिटेन हुआ है, जो टास्क उसको कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यूज़र मॉडिफाइड नहीं होती है, बट जब इसका मैन्युफैक्चर होता होगा तब तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते होंगे कि कौन कौन सी कमांड को इसको एग्जीक्यूट करना है, कौन कौन सी कमांड का इसको इंस्ट्रक्शन देना है। ये सारे काम तो कम्प्लीटली रोम को इंस्ट्रक्शन करने के लिए दिए गए होंगे। पर जब पी रोम आया यानी ये
प्रोग्रामेबल टेक्निक आई तो उसमें क्या था कि रीड ओनली मेमोरी जो थी उसको यूज़र वंस यानी एक बार मॉडिफाइड कर सकता था, और जब उसने एक बार मॉडिफाइड कर दिया तो वो फॉरएवर वैसी ही रहेगी जैसे मॉडिफिकेशन उसने किया, यानी जिन जिन टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसने उसको प्रोग्राम किया होगा वो टास्क वो परफॉर्म करेगा, बट उसके बाद वो दोबारा मॉडिफाइड नहीं हो सकता। ओके, बट एक डिफरेंस मैं एक और बार क्लियर कर देती हूँ रीड ओनली मेमोरी में और पीरोम में क्या है। जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसका जो डेटा होता है वो मैन्युफैक्चर के टाइम पे लिखा जाता है, यानी रीड ओनली मेमोरी का जो डेटा है वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जब रेडी कर रहे होते हैं, जब उसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं तभी हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन या राइट करते हैं। बट जब पीरोम होती है वो उसका जो डेटा प्रोग्राम्ड होता है उसको जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मैन्युफैक्चर के बाद में देते हैं, उसका मैन्युफैक्चर हो चुका होता है यानी उसको इंस्ट्रक्शंस मिल चुके होते हैं, उसके बाद यूज़र उसको मॉडिफाइड कर सकता है एक बार अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये डिफरेंस होता है रोम में और पीरोम में। रीड ओनली मेमोरी मैन्युफैक्चरर के पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं और कौन कौन से टास्क को एग्जीक्यूट करना है और कौन कौन सी मेमोरी को रीड करना है। बट जो हमारी पीरोम होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको जो राइट किया जाता है, उसको जो प्रोग्राम किया जाता है वो मैन्युफैक्चर के बाद किया जाता है। तो क्लियर हुआ आपका पीरोम का कंसेप्ट कि पीरोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल, इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसको प्रोग्राम करते हैं हम किसके बाद, मैन्युफैक्चर के बाद में। ओके, सो क्लियर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम लोग पढ़ेंगे EPROM के बारे में, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है इरेजेबल, यानी ये मेमोरी हमारी इरेज हो सकती है, यानी इसको हम इरेज करके दोबारा मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है उसको यूज़र क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड नहीं कर सकता। बट पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, इसको एक बार मैन्युफैक्चर के बाद यूज़र अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करता है। उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती है। तो ये इस मेमोरी यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है वो सेम रहती है, वो मॉडिफाइड नहीं होती है, बट हम इसको इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ के थ्रू, यानी कुछ रेज़ होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ होते हैं उनके थ्रू हम इसको इरेज कर सकते हैं और उसके बाद इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम यानी जो भी प्रोग्राम इसमें डाले होंगे कि आपको कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है, उसको हम लोग इरेज करके अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, यानी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्लियर है, ये किसी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू इरेज नहीं की जाती, अल्ट्रावायलेट के थ्रू इरेज की जाती है, याद रखना, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करें EPROM की। इसका नाम था इलेक्ट्रेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आप प्रीवियस मेमोरी के नेम फुल फॉर्म याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट मेमोरी के फुल फॉर्म याद रखने में। इसका था इरेजेबल, इसका है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल नाम क्लियर है, यानी इरेज हो रही है और रीप्रोग्राम भी हो रही है ये मेमोरी, यानी रोम जो है ये वाली टेक्निक में हम रोम को मॉडिफाइड तो कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, पर कैसे, इलेक्ट्रिकली, रेज के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू नहीं। इसमें जो भी चेंजेस होंगे या रीप्रोग्राम होगी वो किसके थ्रू होंगी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू, याद रखिएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी इसमें जो मॉडिफिकेशन होंगे वो हम इलेक्ट्रिकली इरेज करके उसको रीयूज़ कर लेते हैं। अब जो मेमोरी होती है इनका इलेक्ट्रिकली या अल्ट्रावायलेटली या प्रोग्रामली हम लोग इनको रीयूज्ड क्यों करते हैं या इनको अनप्रोग्राम्ड क्यों करते हैं, तो वो यूज़र अपने अकॉर्डिंग करता है। किसी यूज़र को डेटा को एग्जीक्यूट करने की टेक्निक अलग चाहिए होती है और किसी यूज़र को अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को एग्जीक्यूट करने की टेक्निक अलग चाहिए होती है। इसीलिए यूज़र्स अपने अकॉर्डिंग या अपने वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इनको रीप्रोग्राम करके अपना वर्क कंप्लीट करता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे फ्लैश रोम की। फ्लैश रोम यानी फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। ये स्पेशल टाइप की मेमोरी है जो दोनों तरीके से वर्क करती है, रोम के तरीके से भी वर्क करती है, रैम के तरीके से भी वर्क करती है, यानी रीड ऑपरेशंस भी परफॉर्म करती है और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करती है। पर रैम में क्या होता है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो हमारा वॉलेटाइल होती है, यानी इरेज हो जाता है, वो हमारा परमानेंटली स्टोर होके नहीं रखता है, क्योंकि रोम हमारा परमानेंटली स्टोर होके रखता है। अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया है तो आप लोग
आपने जो भी कम्प्लीटेड टास्क दिया होगा वो टास्क आपका जब कंप्यूटर मेन आपका दोबारा ऑन होगा तो वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट रैम में क्या होता है, वो नहीं होता है क्योंकि वो टेम्प्रेरी स्टोर करके रखता है। बट अगर आपने राइट ऑपरेशंस परफॉर्म किया है फ्लैश रोम में, तो जब भी आपका डेटा पावर ऑफ होगा तो वो डेटा आपका पावर ऑन होने के बाद इरेज्ड नहीं होगा। वो हमारा डेटा कैसा रहेगा, जैसे ब्लॉक में हमने उसको राइट किया है वो वैसा ही रहेगा। इसीलिए इसको हम दोनों टाइप की मेमोरी में इंक्लूड करते हैं। रैम के इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ये रैम की तरह और रोम की तरह दोनों की तरह वर्क करता है। रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है रोम की तरह, और रैम की तरह राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी ये रखता है। इसीलिए उसको फ्लैश रोम बोला जाता है। और ये पावर ऑफ होने के साथ भी अपने राइट ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखता है। इसलिए याद रखिएगा, ये जो फ्लैश रोम है वो रैम और रोम दोनों की तरह वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जो हमारा रोम था या जो प्रीवियस रोम थे, वो डेटा को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 1 बिट 2 बिट 3 बिट, ये मैंने 8th क्लास में आप लोगों को बिट का कंसेप्ट पढ़ाया है, इन बिट्स में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। बट जब बात आती है हमारी फ्लैश रोम की, तो वो डेटा को ब्लॉक्स में क्या करता है, राइट करता है, सिंगल बाइट में राइट नहीं करता है। ओके, ये क्लियर था आपका किसका कंसेप्ट, रोम का, रीड ओनली मेमोरी का, जिसमें हमने पढ़ा था रीड ओनली मेमोरी सिर्फ रीड करती है, डेटा को रीड करने का काम करती है, बाकी ये राइट करने का काम नहीं करती। परमानेंट स्टोरेज होता है, रोम को यूज़र मॉडिफाइड नहीं कर सकता, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी चेंज नहीं होती है, ये सेम रहती है। इसके टाइप थे हमारे पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके पी रोम के बाद हमने पढ़ा था ईपी रोम यानी इलेक्ट्रेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद डबल ईपी रोम था, इरेजेबल इलेक्ट्रेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमने फ्लैश रोम पढ़ा था। ये टाइप थे आपके किसके, रोम के। तो इन्हें रिमेंबर रखिएगा किस तरीके से कौन सा टाइप वर्क करता है। इनके नेम के ऊपर डिपेंड करता है सबका। प्रोग्रामेबल जो होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है, वो वंस आपकी क्या प्रोग्राम की जाती है, जिसे यूज़र मॉडिफाइड कर लेता है। ईपी रोम जो होती है वो इरेजेबल होती है, बट अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इरेज की जाती है। जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू इरेज की जाती है। बाकी आपका फिर फ्लैश रोम आता है जो बोथ कैपेबिलिटीज़ परफॉर्म करता है। उसके बाद हम रैम की बात करेंगे कि रैम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह काम करता है, कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी जो वर्क कैपेसिटी होगी आपकी, स्टोरेज कैपेसिटी को डन नहीं कर पाती है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। ये डेटा कॉमनली डेटा को स्टोर करती है जो प्रोग्राम कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा हो, यानी एक के बाद दूसरा डेटा भी वही, तीसरा डेटा भी वही, फोर्थ डेटा भी, बार बार एक ही डेटा को परफॉर्म अगर कंप्यूटर कर रहा है या यूज़र कर रहा है तो उस डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती है, बट परमानेंटली नहीं। इसलिए इसको वॉलेटाइल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि ये जो मेमोरी है वो चेंज हो जाती है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती। जो डेटा स्टोर करेगी उसको इरेज भी कर देगी, परमानेंटली स्टोर करके यूज़र के लिए नहीं रखती है, इसलिए इसको वॉलेटाइल बोला जाता है। याद रखिएगा, नॉन वॉलेटाइल में जो डेटा होता है वो रिमेन्स सेम रहता है, उसके बाद वॉलेटाइल में डेटा चेंज हो जाता है, आपका सेम नहीं रहता है। और रैम जो है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, परमानेंटली स्टोरेज नहीं देती। अब मोस्टली आपने देखा होगा जो आज के टाइम पे रैम आ रही है वो 1 GB 2 GB 8 GB 16 GB इस टाइप की, इस कैपेसिटी तक की रैम आ रही है, जो कैपेसिटी है अभी के रैम की। बट कंप्यूटर जो है, अगर लेस कैपेसिटी की रैम आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर में, जैसे कि आप 4 GB के कंप्यूटर में रैम यूज़ कर रहे हो, तो आप एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं होंगे। जैसे कि आपने कोई भी डाउनलोडिंग के लिए टास्क परफॉर्म करने के लिए डाउनलोडिंग पे लगा दी, लाइक वो आपकी 2 GB का डेटा है जो आपने डाउनलोडिंग के लिए लगाया है। नेक्स्ट पे आप 500 MB की जो फाइल है वो भी अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आपका 1 GB का जो डेटा है उस पर भी आप वर्क कर रहे हैं। तो आप सिम्यूटेनियसली इन काइंड्स के सिम्यूटेनियसली वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी रैम की कैपेसिटी है जो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप एक साथ इतने सारे टास्क को परफॉर्म कर लो। यानी अब आप रैम का मतलब समझ रहे होंगे, रैम का काम किस तरीके से होता है या किस तरीके से रैम का काम कंप्लीट रैम अपना करती है। यानी अगर आपकी हाई रैम है तो आप एक साथ
स्क्रीन पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही एंड्रॉयड या कंप्यूटर सिस्टम को उसमें प्रॉब्लम होगी। बट आपकी रैम की कैपेसिटी कम है तो आप सिम्यूटेनियसली वर्क एक साथ परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि रैम उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये आपका क्लियर किसका इंट्रोडक्शन था, रैम का। रैम की भी 2 टाइप होते हैं जनरली, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम बोलते हैं। डी रैम डायनेमिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम। एस रैम जो होती है वो फास्टर मेमोरी होती है और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, यानी फास्ट जो वर्क होता है वो फास्ट वर्क करती है कम्प्लीटली, लाइक डेटा को राइट करने का जो काम होती है वो फास्टली करती है, बट ये एक्सपेंसिव होती है। डी रैम जो होती है लो क्वालिटी होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, बट जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो एस रैम से ज़्यादा होती है, पर वो डेटा को कम्प्लीटली स्टोर नहीं करती है, कहीं ना कहीं हमारा डेटा जो होता है वो डी रैम में हार्म हो जाता है, इसलिए इनएक्सपेंसिव होती है। तो ये किसका इंट्रोडक्शन हुआ आपका कम्प्लीटली, रैम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया था मल्टीपल वर्क का, तो रैम का वर्क आप समझ रहे होंगे कि हायर रैम प्रेफरेंस क्यों होता है और लोअर रैम को हम प्रेफरेंस क्यों देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये भी हमें पता पड़ा कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, चेंज हो जाती है, परमानेंट डेटा को स्टोरेज नहीं करती है। पर प्राइमरी मेमोरी का अगर नाम लें तो हम रैम की ही बात करते हैं वहाँ पे। क्लियर है इतना, रैम कंसेप्ट क्या था, रोम का कंसेप्ट क्या था। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी मोस्टली सभी जानते होंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं हम, AUXILIARY, ठीक है। ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है इसको, सेकेंडरी स्टोरेज को। बट सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, पर ये प्रोसेस्ड डेटा को स्टोर नहीं करता। लाइक हार्डवेयर से कोई डेटा प्रोसेस्ड हो रहा है किसी सिस्टम तक, उस डेटा को स्टोर करने का काम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं करता है। ये प्रोसेस डेटा को स्टोर नहीं करता है, बट ये ऑलरेडी स्टोर डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि CD रोम हो गया, DVD रोम हो गया, उसके बाद SD कार्ड हो गया आपका, मेमोरी कार्ड जिसको हम जनरली बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। आप समझ रहे होंगे सेकेंडरी स्टोरेज अब क्या होता है, परमानेंटली स्टोर करता है आपका ये डेटा और प्रोसेस डेटा को स्टोर नहीं करता है जो कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा हो। क्लियर है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। और एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ सेकेंडरी स्टोरेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, चेंज नहीं होती। आप पेन ड्राइव में कोई डेटा स्टोर करके रखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है, तो वो आपका चेंज नहीं होगा जब तक उस यूज़र उसको मॉडिफाइड नहीं करेगा तब तक। उसके बाद डेटा परमानेंटली स्टोर होता है उसमें। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर जो आपको सेकेंडरी मेमोरी के बिना रन कर सकता है पर प्राइमरी मेमोरी के बिना रन नहीं कर सकता। ये रिमेंबर करने की पॉइंट है। क्या कोई भी ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं कर सकता? ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज के बिना भी वर्क कर सकता है। बट अगर हम बात करें कुछ डिवाइसेस की, लाइक हार्ड डिस्क एंड ऑल, इनके बिना कंप्यूटर परफॉर्मेंस जो होगी वो हमारी स्लो हो जाएगी। इतना क्लियर है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेमोरी के, जैसे कि मेमोरी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। कि स्टोरेज कैपेसिटी सबसे फर्स्ट मेमोरी हमें प्रोवाइड कराती है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं होगी। एक्सेस मोड, जो भी डेटा हम सेव करके रखते हैं प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में, वो भी हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कराता है, यानी मेमोरी ही प्रोवाइड कराती है। एक्सेस टाइम होता है नो टाइम टू एक्सेस, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई भी डेटा स्टोर किया तो उसका एक टाइम एक्सेस करने का, हम किसी भी टाइम पे उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं जब भी हमें नीडेड हो। परमानेंसी ऑफ स्टोरेज, जो स्टोरेज हमने किया है वो परमानेंट रहेगा जब तक यूज़र उसको मॉडिफाइड नहीं करेगा। और कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, रैम और रोम की बात करें, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं क्योंकि वो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। वो फिजिकल मेमोरी के बिना हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे मेमोरी के। ओके, इनका कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगी। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ने के बाद उनमें कुछ डिफरेंस हैं जो आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग तो खुद पता पड़ जाने चाहिए, बट अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसको कैच कर लो तो वो बेटर होगा। इट इज़ मेन मेमोरी, जैसा मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी हमारी कैसी है, मेन मेमोरी है, और जबकि सेकेंडरी मेमोरी कैसी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है। ये वॉलेटाइल है और ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी ये चेंज हो जाती है। रैम की बात की जाए तो हमारी रोम की, और ये हमारी कैसी है, नॉन वॉलेटाइल है। ये इंटरनल मेमोरी है,
सीधी सी बात है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर रहती है, मैंने बताया फिजिकल कंपोनेंट है हमारा, और स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी, और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप लोग कंप्लीटेड नोट्स बनाएंगे तो आप लोग जब अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा डिफरेंस पता पड़ेंगे, कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। कुछ डायग्राम्स हैं इसके, जैसे रैम किस तरीके का दिखती है, रोम किस तरीके का दिखता है, किस तरीके से वो इक्विपाइड होता है हमारा, ये सारे डायग्राम मैं आपको PDF फाइल के थ्रू सेंड कर दूँगी, जिससे आप प्रॉपर्ली देख पाओ कि हाँ हमारे किस तरीके का फिजिकल कंपोनेंट होता है रैम और रोम। सेकेंडरी स्टोरेज के भी कुछ मैं और एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे दूँगी, और एग्जाम्पल्स PDF फाइल के थ्रू मैं सेंड कर दूँगी। शाम तक पॉसिबल हो जाएगा, वैसे पॉसिबल हो जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा वर्क नहीं है वो, रैम और रोम का। कुछ सेकेंडरी स्टोरेज की मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF फाइल, जिससे आप लोग प्रॉपर्ली उसमें देख सकें किस तरीके से वो इक्विपाई होता है, और उनको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नोट्स मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बनाए थे, इनको राइट और कॉपी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है नोट्स। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार सेंड कर दूँगी इनकी पिक्चर्स, उनको देख के आप एक और बार पढ़ के समझने की कोशिश करना, ना कि उसको कॉपी करना अपने एज अ नोट्स के लिए मैं PDF फाइल भेज दूंगी, उससे हेल्प लेके आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपके कंप्लीटली टॉपिक दिए होंगे, उन टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा। वो इंट्रोडक्शन भी पढ़ लोगे और ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लोगे, तो नोट्स अपने आप प्रॉपरली बनाने में कैपेबल होगे। ओके, तो आपका ये जो चैप्टर था वो यहीं हो गया है फिनिश। ये आपका कंप्लीट था कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का चैप्टर। एक बार अच्छे से रिपीट लेक्चर लूप पे सुन लीजिएगा, उसके बाद इन सारे टॉपिक को अच्छे से रीड करना कि कौन सी मेमोरी का क्या काम होता है, और PDF फाइल सेंड या रिसीव होने के बाद उसको अच्छे तरीके से एक बार देखना कि किस मेमोरी को किस तरीके से लोकेट किया गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।